नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इस ओलंपिक्स में जितनी भी चीजें हुई हैं सभी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, और जो भी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो। तो इससे क्या होगा, जो आने वाले आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा, जो आज से लगभग 1 महीने का टाइम बाकी रह गया है। पूरा 1 महीना नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि लगभग 1 महीने का टाइम है। उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये अभी का सिर्फ 1 महीने पहले इवेंट हुआ है। और स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, उनमें कैसा क्वेश्चंस होता है, जो 1 से 2 महीने पहले या ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने पहले के स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वही एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये जो कंटेंट है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैं पढ़ाऊंगा भी हिंदी और इंग्लिश में, आपकी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं सारे मैंने कवर कर लिए हैं। 2021 तक के, 2022 और 23 के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं आगे कवर कर लूंगा। और भी बाकी के स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि आईपीएल है, वर्ल्ड कप T20 का हुआ है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आईपीएल का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जो आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो पहले थोड़ा हम ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में जान लें। तो सभी को पता होगा हर 4 साल में ओलंपिक आयोजित किया जाता है। ठीक है, नीचे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में रेफर करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में रेफर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, 4 साल में ओलंपिक आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ये बताई गई है कि आईओसी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, वो 1894 में बनाई गई थी। ठीक है, हमें ये याद रखना है कब बनाई गई, 1894 में। और पहला ओलंपिक जो हुआ था, जिसे मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम, एथेंस, जो ग्रीस एक कंट्री है, वहां पर एक शहर है एथेंस, उसमें 1896 में हुआ था। तो पहला ओलंपिक 1896 में हुआ है, हमें ये याद रखना है। कहां पर हुआ है? एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस कंट्री में एथेंस सिटी है। और वहीं आईओसी ने, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने प्लेयर्स को जो जीतते हैं उन्हें मेडल देने की शुरुआत कब से की है? 1904 से। ठीक है, 1904 यानी तीसरे ओलंपिक से उनको मेडल भी देना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड। उस शहर का नाम क्या है? लॉजेन। ठीक है, अब इसको कुछ अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूं, बट आप स्पेलिंग देख लीजिए, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हमें इतना याद रखना है। ये यहां पर ओलंपिक, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। और ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ और कहां स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताया गया है। नीचे सेम चीज हिंदी में भी लिखी हुई है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी वाला प्रेफर कीजिएगा, अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश वाला प्रेफर कीजिएगा। लेकिन ये लेक्चर जो है, ये जो वीडियो जो बनेगा वो बाइलिंगुअल होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंट है तो हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभी करंट में, वो कौन है? थॉमस बैच। थॉमस बैच हैं, जो कहां के हैं? जर्मनी के हैं। ओके, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है और एक स्टैटिक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच, जर्मनी के। और कुछ इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो जो ओलंपिक में रिंग्स होती हैं, नीचे आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन, ये ओलंपिक रिंग्स जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो महाद्वीप हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए 5 रिंग्स हैं, आप बोलेंगे महाद्वीप तो ज्यादा है, पर देखिए इनको कैसे डिवाइड किया गया है। ये पूरा यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू। ब्लैक जो है वो पूरी अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रेड है उसमें देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका आ जा रहा है। यहां पर देखिए ये जो है येलो, वो पूरी एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्रीन जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 कॉन्टिनेंट्स को ये 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। और कलर्स कौन से हैं ये भी आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, 5 कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा कलर ओलंपिक रिंग का नहीं होता है या होता है। ठीक है, ओके। अब एक और यहां पर फैक्ट दिया गया है कि 1900 से वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अब यहां पर देखिए 2 चीजें लिखी हुई है, लेट्स मूव इंडिया एंड चीयर फॉर इंडिया। अब क्या है ना कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, यहां पर मैं लिखता हूं IOC, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने इंडिया के लिए एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या दिया? लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दिया है लेट्स मूव इंडिया। और इंडिया की जो ओलंपिक कमेटी है, जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहा जाता है, IOA, उसने कौन सा कैंपेन चलाया? #cheer for इंडिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया वालों ने चलाया चीयर फॉर इंडिया
एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चलाया लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि इंडिया का ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा है, या हिस्ट्री में कैसा इंडिया ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, और हिस्ट्री क्या रही है इंडिया की। ठीक है, तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, IOA भी जिसे कहा जाता है, वो कब बना था? 1927 में। और उसकी अभी की करंट प्रेसिडेंट कौन है? वो PT उषा जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है PT उषा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पहला जो समर ओलंपिक है, यानी जो ओलंपिक है, वो भारत ने कब खेला था? सन 1900 में खेला था। ओके, वो कहां पर आयोजित किया था? सेम, देखिए पेरिस में ही आयोजित किया गया था। अब ये एक कोइंसिडेंट हो गया है कि अभी करंट जो ओलंपिक हुआ है वो भी पेरिस में हुआ है, और जो पहला ओलंपिक भारत ने खेला था वो भी पेरिस में हुआ है। तो एक याद करने के लिए आपको बहुत आसान हो गया है। ओके, सन 1900 यानी ईयर 1900 में किया था। और क्या बताया गया है, देखिए 1920 के बाद से जितने भी ओलंपिक हुए हैं ना, उसमें हर एक ओलंपिक में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। अब क्या हुआ था, 1940 एंड 1944 में ओलंपिक्स नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ, पता हैगा इस सालों में कौन सा बड़ा ही एक इंसिडेंट हुआ है? जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसकी वजह से ओलंपिक्स नहीं करवाए गए थे 1940 और 1944 में। 1940 1944 में उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं 1920 के बाद सभी में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब इंडियन फील्ड हॉकी जो टीम है वो 1948 में, यानी स्वतंत्रता के बाद, देखिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। मतलब अगर हम ये कहें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला गोल्ड किसको मिला है, तो वो हॉकी टीम को मिला है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? हॉकी टीम ने दिलाया है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट जब आप एक ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही कम डेटा हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन हॉकी अच्छा परफॉर्म करती थी वो टाइम पे, और उसने लगातार 6 स्ट्रेट गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। देखिए ऐसा अब तक, माफ करना, ऐसा अब तक किसी भी ओलंपिक में किसी भी हॉकी टीम ने नहीं किया है कि लगातार 6 स्ट्रेट गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो वो कौन से ओलंपिक्स के बीच जीते हैं? देखिए 1928 से 1956 के बीच में। ओके, ये इंडियन टीम ऐसा परफॉर्म करती थी उस समय। तो इस बार भी लगातार दूसरी बार इंडिया ने मेडल जीता है, बट वो ब्रॉन्ज है, लेकिन पहले लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अब इंडियन हॉकी टीम टोटल कितने मेडल जीत चुकी है? टोटल 13 मेडल जीत चुकी है। इसमें 2024 का जो मेडल है वो भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब तक यानी वो 12 मेडल जीते थे, और इस बार एक और जीते, तो टोटल 13 हो गए हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, जो 1952 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें KD जाधव थे, जो उन्होंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिविजुअल। अब तक हमने जो देखा, देखिए स्टार्ट में इंडिपेंडेंस के बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पर यानी एक व्यक्तिगत जो मेडल जीता था वो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? KD जाधव जी ने जीता था। ठीक है, और वो कौन थे? रेसलर थे। तो हमें ये याद रखना है कि KD जाधव किस खेल से संबंधित है? रेसलर। उन्होंने पहला इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता था स्वतंत्रता के बाद। दूसरा हम देखें क्या है, सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे, वहां पर कर्णम मल्लेश्वरी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वुमेन है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग क्या होता है? जो वजन उठाने की प्रतियोगिता होती है ना, जिसमें इस वर्ष हमारी मीराबाई चानू जी थी और पिछले ओलंपिक में भी थी, तो वही खेल है। वुमेन्स कैटेगरी होती है, अलग अलग वेट की कैटेगरी होती है, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये पहला मेडल था किसी वुमेन के द्वारा, इंडियन वुमेन के द्वारा। ठीक है, वो चाहे ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, या कोई भी मेडल हो, यहाँ पर वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये पहला मेडल किसी वुमेन ने जीता हुआ था भारत के लिए। आगे की ओर देखिए तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स, अभिनव बिंद्रा जी थे जिन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये स्वतंत्रता के बाद, या फिर ऐसा कहें कि जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं तब से पहली बार किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया का। वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2008 में, मतलब सोचिए कितने सालों बाद किसी एक इंसान ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा जी, उनको इस वर्ष ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओलंपिक अवार्ड 2024। ठीक, नेक्स्ट सुशील कुमार जी हैं, रेसलर हैं वो। अब ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूं ना, इसमें आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऐसा ही पूछ ले कि ये फला स्पोर्ट्स प्लेयर किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सुशील कुमार रेसलर हैं, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे 2 मेडल्स जीते हुए हैं। सेम ओलंपिक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अलग अलग ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, यानी इनके पहले कोई ऐसा था ही नहीं जिसने किसी और ओलंपिक में मेडल जीता हो, फिर किसी दूसरे ओलंपिक में भी मेडल जीता हो। ये सुशील कुमार जी जो थे वो पहले थे। उन्होंने ब्रॉन्ज कब जीता था? 2008 में, और सिल्वर जीता था 2012 ओलंपिक्स में। ओके,
ये हो गई कुछ और इन्फॉर्मेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए इस पेज पे सब इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन इसका ही ट्रांसलेशन हिंदी में उसके अगले पेज पर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी वालों के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है। अब कुछ और हम देख लेते हैं। अभी देखिए हम कैसा इंडिपेंडेंस या उसके बाद से धीरे धीरे चलते आ रहे हैं, कैसा इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है वो देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम 24 पे पहुंच जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टैटिक में भी पूछी जा सकती है और करंट के लिए तो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स है ही। साइना नेहवाल हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। ये कब जीता था उन्होंने? 2012 के ओलंपिक में, और ये बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल था इंडिया के लिए। ठीक है, पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था बैडमिंटन में? वो कौन है? साइना नेहवाल जी हैं। ब्रॉन्ज मेडल 2012 में मिला है उन्हें। मैरी कॉम फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीता था। ये भी 2012 में ही हुआ है। अब देखिए 2012 में वुमेन्स बहुत कमाल कर रही हैं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ठीक है, दोनों में मेडल्स हमें मिले हैं। अब 2016 में आ जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट मेडल्स मिले हैं, वो मैं आपको ईयर बाय ईयर बताते चल रहा हूं। अब 2016 के समर ओलंपिक में आ जाते हैं। अब साक्षी मलिक जो है वो पहली इंडियन रेसलर बनी है, फीमेल ऑफ कोर्स, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। पहली फीमेल रेसलर। ठीक है, पहली फीमेल कौन थी जिन्होंने मेडल जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी पहली फीमेल। ये देखिए 2000 में जीता था उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। और पहली रेसलर यहां पर मैं बता रहा हूं, ये कौन है? साक्षी मलिक जी हैं, जिन्होंने वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 केजी में मेडल जीता हुआ था। वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है? पीवी सिंधु जी, जो बैडमिंटन है, जिन्हें शटलर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था वुमेन्स बैडमिंटन में। ठीक है, और पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, पहले ऐसे कौन थे मेल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था? वो तो सुशील कुमार जी थे, रेसलिंग में जीता था। और पहली वुमेन कौन थी? ये पीवी सिंधु जी थी। ओके, और सबसे यंगेस्ट हो गई थी इंडियन जो ओलंपिक मेडल लाई हुई थी। ये सारी चीजें देखिए पूरी फैक्चुअल है, इसे आपको सिर्फ पढ़ते रहना है। अब 2020 के ओलंपिक में देखें। अब यहां पर क्या हुआ था कि इंडिया ने सबसे ज्यादा एथलीट भेजे थे। कितने? 124 एथलीट, माफ कीजिए, सबसे ज्यादा एथलीट अब तक इंडिया ने 2020 में ही भेजे हैं, 124 एथलीट। और उसी 2020 में देखिए क्या हुआ था? मीराबाई चानू जी हैं जो जो वेट लिफ्ट करती हैं, वजन उठाने का है, उनकी कैटेगरी क्या है? 49 केजी की कैटेगरी है। उन्होंने पहले ही दिन, ओलंपिक के पहले ही दिन मेडल जीत लिया था। वो भी कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था। ये भी एक रिकॉर्ड है कि ओलंपिक के पहले ही दिन इंडिया के लिए किसी ने मेडल जीता है, तो वो कौन है? मीराबाई चानू जी हैं। ओके, और आप सभी को पता है 2020 में कमाल किया था नीरज चोपड़ा जी ने। उन्होंने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, आज तक कोई नहीं कर पाया था। एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड नहीं जीता था, बट वहां पर नीरज चोपड़ा जी ने 2020 के ओलंपिक में ये करके दिखा दिया था। ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, इसलिए इसे मैंने नीचे लिखा है। ये तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है इनका नाम तो कोई भूल भी नहीं सकता है। ठीक है, ये इस वर्ष इनके लिए थोड़ा सा अनलकी रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये जो अभी मैं पढ़ा रहा था वो इंग्लिश में वहां पर था, यहाँ पर ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, आगे की ओर बढ़े तो थोड़ा सा जो इंडिया का हिस्ट्री थी ओलंपिक्स की, यानी 2024 से पहले की 2020 के ओलंपिक्स तक की जितनी भी चीजें थी, जितने भी अचीवमेंट थे, जितने भी फैक्चुअल डेटा था, वो सारा मैंने कवर कर लिया था। अब थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका मोटो क्या था, मैस्कॉट क्या था, ये सारी चीजें, और फिर आगे हम इंडियन परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब इस वर्ष टोटल देखिए 184 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और कब से कब तक होने वाला था ये? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चलने वाले थे। 184 कंट्रीज हैं। अब एक चीज यहीं पर और ध्यान देने वाली है कि देखिए 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए कंट्री तो 184 हैं, बट अगर ओलंपिक कमिटीज की बात की जाए तो 206 हैं। तो देखिए ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि जैसे चाइना है, ये एक कंट्री है, ठीक है, इसका एक ओलंपिक कमिटी तो होगी ही, लेकिन चाइना कंट्री के अंदर ही ना ताइवान भी खेलता है, उसकी ओलंपिक कमेटी अलग है, कंट्री नहीं है ये, उसकी ओलंपिक कमेटी को काउंट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कंट्रीज तो एक ही खेलती हैं, बट उसके अंडर ओलंपिक कमेटीज अलग अलग होती हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, रशिया और बेलारूस, रशिया और बेलारूस, इन दोनों को क्या किया था? बैन कर दिया गया था ओलंपिक के लिए, बट इनके प्लेयर्स जो हैं वो अलग से किसी कमेटी के थ्रू या एक इंडिविजुअल ओलंपिक के फ्लैग के अंडर में इन्होंने खेला था। तो ये दो कंट्री नहीं थी, बट इनके एथलेटिक्स खेलने, आई मीन माफ करना, इनके एथलीट्स जो थे वो आए हुए थे यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ही कंट्रीज कम है लेकिन नेशनल ओलंपिक कमेटीज ज्यादा है। तो क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन कर दे कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो 184 हो जाएंगी जो पहला लाइन है, और कितने नेशनल ओलंपिक कमेटीज थी तो 206 हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। अब 10,500 एथलीट्स अराउंड पार्टिसिपेट किया था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अब टोटल 32 स्पोर्ट्स थे, उसमें से जो ब्रेक डांस है,
ब्रेकिंग भी जिसे कहा जाता है, उसे इंक्लूड किया गया था पहली बार। ये 4 स्पोर्ट्स भी थे जो ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन इस बार जो है वो ब्रेक डांस यानी जिसे ब्रेकिंग का नाम दिया गया था उसे इंक्लूड किया गया है। ओके, अब मैस्कॉट, मैस्कॉट क्या होता है, जिसे शुभंकर कहा जाता है हिंदी में। ये देखिए इसका भी हिंदी में वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, बट बोल तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स ही रहा हूँ। ठीक है, तो इस ओलंपिक में जो मैस्कॉट था उसका नाम क्या था, फायरेंज। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज है। फायरेंज, फायरीज भी बोल सकते हैं, फायरिंग भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए, बट स्पेलिंग याद रखिए और मैस्कॉट याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो है, ये देखिए यहाँ पे जो टोपी पहनी गई है ना, ये हमारे यहाँ तो इसे कंटोप बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है बताइएगा, ठंडी वगैरह में पहनते हैं। ठीक है, तो रेड कलर का ये टोपी होती है, हैट होती है, और ये क्या होता है ना, ये सिंबल ऑफ फ्रीडम थ्रू आउट फ्रेंच हिस्ट्री, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें एक एज अ फ्रीडम का सिंबल इसे कह के पहना जाता था। ठीक है, तो इस टोपी का इस्तेमाल यहाँ पर क्या किया गया है, मैस्कॉट के रूप में किया गया है, इस हैट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें देखिए रेड कलर है और थोड़ा सा ब्लू कलर है, रेड और ब्लू है। ठीक है, रेड ब्लू कलर्स में है, ये याद रखना है, नाम याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसका मोटो क्या था पेरिस ओलंपिक का, गेम्स वाइड ओपन। याद रखना है ये सारी चीजें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज मैंने ये भी बता दी है कि पेरिस जो रिवर है वो सीन रिवर के, पेरिस जो कंट्री है माफ करना, वो सीन रिवर के किनारे बसी हुई है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है पेरिस बहुत न्यूज में है ना, तो हो सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन रिवर के यानी सीन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। काफी न्यूज में थी ये रिवर, क्योंकि बहुत ही गंदी रिवर है, काफी पैसा खर्चा कर दिया था वहां पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फिर भी ये साफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे जो ओलंपिक्स के इवेंट होते हैं स्विमिंग से रिलेटेड वो उसमें होने वाले थे। तो बहुत सारे ओलंपियंस जो थे उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि यहाँ पर स्विम करने के बाद उन्हें कुछ तकलीफ हो रही थी शरीर में, तो काफी न्यूज में था, इसलिए मैंने ये इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम चीजें यहाँ पर हिंदी में दी गई हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, जो भी वहां इंग्लिश में था ये यहाँ पर हिंदी में है। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो गए हैं वो कंट्री वाइज, सभी का याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने बस एक अंदाजे के लिए दे दिया है कि सबसे ज्यादा यूएस के क्या बोलते हैं उसे, कंटिजेंट्स थे यानी पार्टिसिपेंट्स थे, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, जापान, ऐसे टॉप 5 ये हैं, फिर चाइना है, फिर इंडिया के देखिए 110 है। इंडिया में कितने गए थे टोटल, 110। अब लोग बोल रहे हैं कि 117 है, जी 117 हैं, लेकिन उनमें से 7 जो है वो रिजर्व में गए हैं। ठीक है, 7 रिजर्व में गए हैं और 110 टोटल कंटिजेंट गए हैं भारत से। ठीक है, अगर ऑप्शन में 110 नहीं दिया हुआ है तो आप 117 मार्क करेंगे, और अगर 117 नहीं दिया है तब क्या कर पाएंगे, तब 110 दिया होगा तो वो मार्क करना है। इसमें 65 मेन है एंड 45 वुमेन है, ये याद रखना है। हो सकता है बाइफर्केशन ही पूछ ले कि कितने फीमेल गई थी कंटिजेंट इस बार ओलंपिक में, तो 45 है और पुरुष 65 है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा 2024 के ओलंपिक में। तो इंडिया की जो सबसे यंगेस्ट कंटिजेंट गई थी, जो सिर्फ 14 वर्ष की थी, आगे हिंदी में भी दिया हुआ है सेम चीज, ठीक, सिर्फ 14 वर्ष की थी, उनका नाम क्या था, दिनिधि देसिंगू। ठीक है, माफ करना अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, लेकिन जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से दिनिधि देसिंगू, जो चेन्नई की थी, सिर्फ 14 वर्ष की हैं। ये इंडिया के लिए सबसे यंगेस्ट थी ओलंपियन, स्विमिंग की कैटेगरी में वो गई हुई थी। ठीक है, यहां पे उनकी कैटेगरी लिखी हुई वुमेन्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में, सबसे यंगेस्ट दिनिधि देसिंगू 14 वर्ष। ओके, नेक्स्ट। और सबसे ओल्डेस्ट वहीं अगर देख लिया जाए तो 44 ईयर के रोहन बोपन्ना, लेजेंड खिलाड़ी, 44 ईयर, टेनिस खेलते हैं ये। ओके, टेनिस पता होगा आप सभी को, टेनिस खेलते हैं ये। सबसे ओल्डेस्ट थी इंडिया के लिए, इंडिया 14 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के एथलीट्स गए हुए हैं। ये जो 14 ईयर्स की है ना, इनका नाम आप याद रखना, मुझे लग रहा है ये पूछ सकता है कि सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जो थी उनकी उम्र क्या थी, या फिर वो कौन थी, कहां से थी, कौन सा खेल, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अब ओपनिंग सेरेमनी जो होती है, ये देखिए यहां पर जो है ना, ये पहला फोटो आप देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल जो थे वो फ्लैग बेरर थे। ठीक है, यानी ध्वजवाहक जो होते हैं ना, सबसे आगे झंडा लेके कंट्री का चलते हैं, तो वो ये थे, शरद कमल जी हैं यहाँ पर और ये पीवी सिंधु जी हैं। ओके, याद रखना है आपको। और वहीं जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, मतलब आखिरी दिन, यानी 11 अगस्त को जो हुआ होगा, उसमें मनु भाकर जी और पीआर श्रीजेश, दोनों ही लेजेंडरी खिलाड़ी, उन लोगों को फ्लैग बेरर बनाया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है हमें। ओपनिंग सेरेमनी में ये दोनों थे और क्लोजिंग सेरेमनी में ये दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ हिंदी में भी सेम चीज दी गई है, सेम पिक्चर्स दिए गए हैं। यहां पर देखेंगे अब हम, अब मेडल्स क्या क्या जीते हुए हैं। मनु भाकर जी सभी को पता है, उन्होंने ही पहला मेडल दिलाया था भारत को, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सी कैटेगरी में जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने टीम मेडल जीता था
10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और वहीं मनु भाकर पहली एथलीट बन गई थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की 2 मेडल्स जीती थी एक ही गेम में, सेम ओलंपिक में। ठीक है, वो गेम लिखा है ना, नॉर्मली ओलंपिक्स को गेम्स कहा जाता है, मॉडर्न गेम्स बोला जाता है। तो सेम ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। अब शूटिंग में ही देखिए स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल। और यहाँ पे 3 पोजीशंस लिखा है ना, तो 3 पोजीशंस क्या क्या होती है? जैसे कि एक पोजीशन होगी आप बैठ के शूट करोगे, सिटिंग पोजीशन होगी सीट पे बैठ के, दूसरी होगी स्टैंड, एंड तीसरी एक होती है, उसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉल में रहते हैं ना, क्रॉल करते हुए, जैसे रेंगने वाली पोजीशन होती है, लेट के जी जिसे बोल सकते हैं आप, उन वो 3 पोजीशन होती है, इसलिए यहाँ पे 3 पोजीशन लिखा हुआ है 50 मीटर राइफल में। ठीक है, अब इंडिया ने ना कभी भी 3 मेडल एक ही स्पोर्ट कैटेगरी में नहीं जीता था, ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। अब वो कैटेगरी कौन सी है? शूटिंग की कैटेगरी है। तो याद रखना कि इंडिया ने शूटिंग में 3 मेडल जीते हैं इस वर्ष 2024 ओलंपिक्स में। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यही तीनों हैं, मनु भाकर जी सबको पता है, ये जॉइंट टीम में जीता था, सरबजोत जी हैं, और ये अपने स्वप्निल कुसाले जी हैं। ठीक है, तीनों ही लेजेंडरी खिलाड़ी, ब्रॉन्ज जीता हुआ है इन्होंने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे हमारे जो हॉकी की टीम थी उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने 52 साल बाद लगातार 2 मेडल जीते हैं। सोचिए कितना सूखा पड़ा हुआ था ओलंपिक्स में हॉकी की टीम को लेके। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली हमारी एक लौती हॉकी की टीम थी। ठीक है, बट अभी क्या हुआ है, चलिए कोई शुरुआत तो हुई है कि हॉकी में 52 साल के बाद बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स आए हैं। 2020 का जो ओलंपिक था टोक्यो, उसमें भी ब्रॉन्ज आया था, और इस बार भी ब्रॉन्ज आया हुआ है। ठीक है, 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक और बड़ी बात हुई इस बार कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने लगभग 1972 में जो म्यूनिख में ओलंपिक हुआ था उसके बाद पहली बार हराया है। तो ये सोचिए कितने वर्ष हो गए, लगभग मुझे लग रहा है इसमें भी 28 और 52 साल इसमें भी हो गए हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कितने वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है। हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, कैप्टन हैं, उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में सबसे ज्यादा 10 गोल किए हैं। तो हाईएस्ट गोल स्कोर करने वाले भी इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह जी हैं। ये मैं कहता हूं कि स्टार मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। ओके, इंडिया ने पूल बी में खेला था हॉकी टूर्नामेंट, और नीदरलैंड ने इस वर्ष गोल्ड जीता है और जर्मनी ने सिल्वर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है हम इंडिया पे फोकस कर रहे हो हॉकी के लिए और पूछ लिया जाए कि किसने गोल्ड जीता था हॉकी में 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में, किसने सिल्वर जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब हमने देख लिया है शूटिंग का, हॉकी का। अब आगे की ओर देखते हैं आर्चरी में। कोई मेडल तो नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे जो नाम बताए गए हैं, जैसे धीरज, अंकिता, इन्होंने 4th इन मिक्स टीम में फिनिश किया था, और ये भारत के लिए अब तक का ओलंपिक में सबसे बेस्ट रिजल्ट है, 4th। ठीक है, मिक्स टीम में फिनिश किया था, यहां तक कोई नहीं पहुंच पाया था। इनका नाम आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज, अंकिता भगत। ये लोग क्या है, आर्चरी के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। धीरज ये मेल हैं, तरुणदीप ने भी मेल, प्रवीण जाधव मेल, वुमेन में भजन कौर, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत। ये नाम 6 आपको याद रखने हैं। क्या हो सकता है ना, पूछ लिया जाए कि ये पर्टिकुलर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा पूछ सकता है इंग्लिश में कहूं कि दीज पर्टिकुलर प्लेयर्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, आगे के जो होंगे, अगर उसमें मेडल नहीं भी जीता होगा तो आपको उन खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं कि किस खेल से जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बैडमिंटन की बात करने वाले हैं। लक्ष्य सेन, जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही उम्दा खेले, लेकिन एक अनलकी रहे और मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला है। हो सकता है नेक्स्ट ओलंपिक्स में कुछ अच्छा जीत के आए। ठीक है, तो पहला ऐसा खिलाड़ी बने लक्ष्य सेन, इंडियन शटलर, जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। ठीक है, मेंस बैडमिंटन इवेंट में। फीमेल में तो कोई पहुंच चुका है, नाम बताइए। फीमेल में किसी ने तो सिल्वर भी जीता है, नाम बताइए। मैंने बताया था इसी में, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मेल के जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? लक्ष्य सेन, देख रहे हैं आप इन्हें नीचे। ठीक है, और वहीं अगर मेन में बोला जाए तो कौन कौन गया था खेलने? सिंगल्स में एच.एस. प्रणव और लक्ष्य सेन गए थे। डबल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये लोग गए थे। इनका नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमें इन्हें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। सिंगल्स में पता है पीवी सिंधु जी गई थी, डबल्स में अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्तो, नाम याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे टीटी की बात की जाती है। टीटी जिसे टेबल टेनिस कहा जाता है, पिंग पोंग भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा ये प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, और ये भी यहां तक पहुंचने वाली ये दोनों इंडिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। वहीं अगर मेन में बोला जाए तो शरद कमल, हरमीत
देसाई, माफ करना हरमन बोल दिया मैंने, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, ये 3 थे। मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, अर्चना कामत, ये 3 वुमेन्स कैटेगरी में गई थी। ओके, यहाँ पे कोई मेडल नहीं है बट इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट की ओर अगर बढ़े तो ये रेसलिंग के बारे में बताते हैं। अमन शहरावत सबको पता है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में। इनका उम्र सिर्फ 21 साल है और ये यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं ओलंपिक मेडल जीतने के लिए। ओके, सबसे यंगेस्ट फीमेल कौन थी ये भी मैंने आपको बताया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यंगेस्ट ओवरऑल कौन बन चुके हैं? अमन शहरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनकी कैटेगरी लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। मेन में वुमेन में विनेश फोगाट, वुमेन्स 50 केजी कैटेगरी, इनके लिए तो बहुत ही अनलकी रहा। और इनके लिए ही क्या, पूरे भारत के लिए ये मैच या फिर ये रेसलिंग का टूर्नामेंट जो था वो बहुत ही अनलकी रहा, नहीं तो ये पक्का गोल्ड या सिल्वर तो जीत ही जाती थी। ठीक है, अंतिम पंगाल वुमेन्स 53 केजी, अंशु मलिक वुमेन भैया, ये भी अनलकी रही, इंजर्ड हो गई और जीता जिताया मैच हार गई। तो इस बार काफी अनलकी इवेंट्स हुए हैं भारत के लिए। रितिका हुड्डा वुमेन्स 76 केजी में। ठीक है, तो ये रेसलिंग के बारे में था। आगे के स्लाइड में मैंने विनेश के बारे में कुछ बताया है। तो वुमेन्स 50 केजी इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया था कि यूई सुसाकी जो जापान की थी, उनको अब तक कोई नहीं हरा पाया था। पिछले ओलंपिक टोक्यो में तो जो ओलंपिक हुआ था उसमें तो उन्होंने सामने वाले को एक भी पॉइंट भी स्कोर करने नहीं दिया था। सोचिए 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें सामने वाले को मतलब वो 0 और अपने पॉइंट से ही हरा देती थी, बट उनको किसने हराया? हमारी चैंपियन विनेश फोगाट ने हराया। ठीक है, थोड़ा सा अनलकी रह गया इस बार, इसलिए वो 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से बाहर हो गई, अन्यथा वो इस बार मुझे तो लग रहा है गोल्ड ही जीत के आती थी। ठीक है, और ये क्या था कि फाइनल किन के साथ होने वाला था ये देख लीजिएगा, सारा एन हिल्डर ब्रांड। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, सारा एन हिल्डे ब्रांड के इनका फाइनल होने वाला था, वो यूएसए की थी। देखिए ये पिक्चर देख के ही दिल टूट जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे और ये इन्होंने एक और अच्छा रिकॉर्ड बनाया था कि ये फर्स्ट फीमेल रेसलर थी जो फाइनल तक पहुंची थी ओलंपिक के। यार ऐसा सब पढ़ के ना ऐसा लगता है कि यार बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। ठीक है, छोड़िए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी अब आगे के ही ओलंपिक में फोकस करेंगी और आशा करते हैं कि मेडल जीत के लाएं हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है इस बार की, भारत को इंडिया हाउस बनाने के लिए पहली बार जगह मिली है ओलंपिक्स में। ठीक है, और ये बनाया किसने है? रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन ने इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मिलकर इंडिया हाउस बनाया है। कहां पर? पेरिस में। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि आपके कल्चर, जो इंडिया का कल्चर है वो प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे लोग आकर मैचेस देखेंगे, अपने एथलीट्स को प्रमोट करेंगे, यहाँ का फूड वगैरह सर्व किया जाएगा, तो लोगों को एक तरीके से इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे एथलीट्स की बात करते हैं। ज्योति याराजी, इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? 100 मीटर हर्डल्स में। ये और ये पहली इंडियन स्प्रिंटर बनी थी। स्प्रिंटर के जो तेज भागते हैं उन्हें स्प्रिंटर कहा जाता है, जो इन्होंने इसमें कंपीट किया था। अविनाश साबले जो थे वो 5th आए थे मेंस 300 मीटर स्टीपल चेज में। स्टीपल चेज एक इवेंट होता है, दौड़ते रहिए, थोड़ा सा थोड़ी दूर जाने के बाद जंप करना होता है, पानी वगैरह रहता है, तो ऐसे मिक्स चीजें होती हैं। तो ये स्टीपल चेज गेम था और इन्होंने फाइनल तक क्वालिफाई किया था, यही बड़ी बात है। और ये पहले एथलीट बने थे जो इन्होंने स्टीपल चेज के लिए क्वालिफाई किया था फाइनल में। अब यहाँ पे देखिए अनुष अगरवाला, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट इंडियन है जो इन्होंने इंडियन ड्रेसेज इवेंट इक्वेस्ट्रियन में वो किया था, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट किया था। इक्वेस्ट्रियन और एक दूसरा गेम है ड्रेसेज इवेंट ऑफ इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन में पहली बार किन्होंने पार्टिसिपेट किया वो तो फवाद मिर्जा थे, लेकिन जो अनुष अग्रवाल हैं ये ड्रेसेज इवेंट ऑफ इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? घुड़सवारी जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें ये व्यक्तिगत ड्रेसेज इवेंट में पार्ट लेने वाले पहले भारतीय थे। देखिए इनका नाम आपको सिर्फ इस तरीके से याद करना है कि कौन से खेल में ये कौन सा खेल ये खेलते थे। नेक्स्ट देखिए, गोल्फ में कौन कौन गया था? शुभांकर शर्मा एंड गगनजीत भुल्लर। फीमेल में कौन गई थी? अदिति अशोक और दीक्षा डागर। जूडो तुलिका मान। रोइंग में कौन गया था? बलराज पांवर। अब देखिए बलराज पंवार, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है मुझे लग रहा है, बट अगर पनवर है या पंवार है ये आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, क्या नाम है? बलराज पनवर या पंवार। ठीक है, अब देखिए रोइंग बोला गया ना, रोइंग देखिए ये होता है, एक एथलीट होगा, यहाँ पे तो दो दिखाए गए हैं, लेकिन एक एथलीट होगा वो ऐसे चप्पू चलाते रहेगा। ठीक है, ऐसे करता रहता है और नाव आगे बढ़ती रहती है। और सेलिंग क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर जो ऐसे पर्दे लगे हैं ना, तो हवा का इस्तेमाल करके वो नाव आगे पीछे की जाती है, उसे सेलिंग कहा जाता है और रोइंग इसे कहा जाता है। ठीक है, सेलिंग में कौन गया था? विष्णु सरवनन और नेत्रा कुमानन। ठीक है, ये कौन थी सेलिंग में पार्टिसिपेट करने वाली? रोइंग में बलराज जी थे। ओके, अगर मैंने नाम कुछ गलत प्रोनाउंस किया तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। ओके, गगन नारंग आप सभी को पता होगा, ये इन्होंने मेडल जीता हुआ है शूटिंग में। ठीक है, इनको क्या बनाया गया था? शेफ डे मिशन।
ये इनको 2024 के इंडिया के चेफ दे मिशन के रूप में बनाया गया था। अब ये चेफ दे मिशन क्या होता है? ये मतलब ओलंपिक का जो इंडिया का कॉन्टिजेंट गए होंगे उनके बारे में देख रेख करना कि उनको कुछ ज़रूरत है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं या नहीं। तो ये चीज़ें गगन नारंग जी करते थे। ठीक है, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक में, इन्होंने भी शूटिंग में मेडल जीता हुआ है। शेफ दे मिशन इनको अपॉइंट किया गया था। नीचे पिक्चर में इनका चेहरा आप देख सकते हैं, गगन नारंग जी। अब यहाँ पर कुछ हम मेडल की रैंकिंग देख लेते हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। तो इसमें मैंने टॉप 10 बताया है और इंडिया को बताया है, तो आपको टॉप 10 याद करने की भी जरूरत नहीं है, टॉप 5 भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा, और इंडिविजुअल भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक टोटल हम देख लेंगे कि यूएस 126 है, चाइना 91 है। वैसे देखा जाए तो यूएस के ही सबसे ज्यादा कंटिजेंट गए भी थे। ठीक है, चाइना इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यूएस के सबसे ज्यादा एथलीट्स गए थे और सबसे ज्यादा उसने मेडल भी जीता है। फिर चाइना 91 है, जापान 45 है, ऑस्ट्रेलिया 53 है, फ्रांस 64 है। देखिए इतना ही याद करना आपके लिए जरूरी है, बस एक आइडिया लगना है, अगर लगाना है आपको तो ये सब भी देख लीजिएगा, याद करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इंडिया देखिए 71st रैंक पे था। ओके, इसने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि शर्मिंदगी है, शर्म की बात हो सकती है भारत के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है और एथलीट्स भी 117 गए थे, 110 अगर बोला जाए और 7 एक्स्ट्रा, तो उसमें एक भी गोल्ड मेडल ना आना थोड़ा सा अनलकी भी कह सकते हैं, हम रह गए। बट ठीक है, हो सकता है अगली बार हम अच्छा इंप्रूव करके आगे बढ़ें। सेम एग्जाम के लिए भी यही होता है, अगर जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है, लेकिन जैसे एथलीट्स आगे बढ़ते हैं, 3 साल 4 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर आगे जाके कुछ अच्छा करते हैं, तो वैसा ही आपको भी करना है। ठीक है, तो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है और गोल्ड एक भी नहीं है। इंडिया का रैंक 71 है। इंडिया के लिए आपको सारी चीजें याद करनी होगी। ओके, ठीक है, इस 5 में से सबसे ज्यादा क्या है? 3 शूटिंग के हैं, 1 रेसलिंग का है और 1 हमारी हॉकी की टीम ने जीता है, और 1 जो सिल्वर है वो जेवलिन का है, हमारे शेर नीरज चोपड़ा का। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बताया है इंडिविजुअल जो एक इंसान है उसने उसमें से किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, तो उनमें जैंग यूफेई एक चाइना की फीमेल स्विमर है, उन्होंने 6 मेडल टोटल जीते हैं इंडिविजुअली, एक ही ओलंपिक में। ठीक है, इस ओलंपिक में 6 मेडल उन्होंने जीते हैं। उनका नाम क्या है? जैंग यूफेई, एक फीमेल है। एक्चुअली क्या है ना, स्विमिंग का जो इवेंट होता है ना उसमें बहुत सारे, जैसे बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, 200 मीटर हो गया, 400 मीटर रिले हो गया, ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें एक ही का काफी मेडल जीतना पॉसिबल होता है। ठीक है, ये पहला नाम याद रखेंगे, दूसरा मुझे नहीं लगता इतना याद करने की जरूरत है। ओके, आगे की ओर देखते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं जो थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा आश्चर्य करने वाले हैं। तो ये जो फोटो दिख रही है इसमें जो ये सैल्यूट कर रहे हैं, ये एक क्यूबा कंट्री के रेसलर हैं, मिजाइन लोपेज नुनेज, जिन्होंने लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते हैं 130 किलोग्राम की रेसलिंग कैटेगरी में। समझ रहे हैं, 5 गोल्ड मेडल लगातार, मतलब 2008, 2012, 2016, 2020 एंड 2024। बाप रे, समझ लीजिए इनसे कोई जीत ही नहीं पाया है। 130 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल लगातार 5 बार कोई नहीं जीता है। ठीक है, और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे यंगेस्ट, एक तो मैंने बताया था कि इंडिया की सबसे यंगेस्ट 14 साल की थी, लेकिन सबसे यंगेस्ट अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो वो चाइना की स्केट बोटर है। देखिए स्केटिंग करते हैं ना, यहां पर देखिए ये इनका पिक्चर है, वो जेंग हाओ हाओ। ठीक है, ये हिस्ट्री बना दिया इन्होंने ओलंपिक का कि 11 वर्ष और 11 महीने की है ये, और वो चाइना से बिलोंग करती है। यंगेस्ट ओलंपियन का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। और इस वर्ष अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट ओलंपियन कौन है? 65 ईयर के, यहां पर देखिए ये है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? घुड़सवारी। ठीक है, इनका नाम क्या है? एंटोनियो जिमेनेज कोबो, जो स्पेन के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये सारे पिक्चर्स मैंने लगा दिए हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। मनु भाकर जी शूटिंग, मनु सरबजोत, स्वप्निल कुलसाले शूटिंग। अब देखिए 3 शूटिंग में आ गए हैं, हमारा एक हॉकी, एक जेवलिन थ्रो में है और एक हमारे रेसलिंग में है। ठीक है, रेसलिंग में अच्छा हुआ, एक मेडल जीत लिया, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हुआ है कि रेसलिंग में मेडल ना आया हो। ठीक है, तो ये ओलंपिक्स के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने सब आपको बता दी है एक ही लेक्चर में, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर और भी कुछ पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो ओलंपिक्स का या कहें करंट अफेयर्स का पार्ट हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो 2028 में ओलंपिक होगा ये लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस यूएस में है, और 2032 में जो होगा वो ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है ना। ठीक है, अब 2028 का जो ओलंपिक होगा ना उसमें क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ऐसा चल रहा है बात, या करेंगे ही करेंगे। ओके, तो इससे ज्यादा और कुछ भी बताने के लिए इस वीडियो में है नहीं हमारे पास। और अगर आप ओलंपिक कहीं और से कवर करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में कहीं और बताया होगा।
और ये मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आशा करते हैं कि अगली बार इंडिया जब ओलंपिक में जाए तो अच्छा प्रदर्शन करे और हमारे पास और भी कुछ पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें हो, ज़्यादा मेडल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़े। ठीक है, ये तो आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मेडल्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन हाँ, पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।